प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में बेटे जो कृतिका बुक है, जैसे कि कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 मेरे संग की औरतें स्टार्ट हो चुका है। तो आज बेटे हम कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, इस चैप्टर को बेटे आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की जो लेखिका है इनका नाम है मृदुला गर्ग और यह एक आत्मकथा है। लेखिका ने अपने जीवन से संबंधित बातें इसमें बताई हैं। तो लास्ट वीडियो में बेटे हमने पढ़ा था कि लेखिका ने अपने नाना नानी के बारे में बताया कि इनके नाना जी शादी के तुरंत बाद ही विदेश में चले गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और वे जब वहां से वापस आए तो वे विदेशियों की तरह ही रहने लग गए थे। विदेशियों की तरह का अर्थ है भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो ये अंग्रेजों की तरह रहते थे। और इनकी नानी ने कभी भी इस बात पर कभी भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की थी, न ही कभी अपनी पसंद और नापसंद को उन पर थोपा था, और न ही कभी अपने पति की तरह विदेशी व्यवहार को इन्होंने अपनाया था। लेकिन जैसे ही वो मृत्यु के करीब हुई तो इन्होंने अपने पति से, इनकी नानी ने अपने पति से कहा कि मैं आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। और जब वे उनसे मिली तो कहा कि मेरी जो इकलौती बेटी है, तो इनकी नानी की इकलौती बेटी यानी कि लेखिका की माँ, तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी आप किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना। और आज हम पढ़ेंगे कि जो प्यारेलाल शर्मा थे क्या सच में ही उन्होंने लेखिका की माँ की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करवाई, और अगर स्वतंत्रता सेनानी से करवाई तो क्या अन्य गुण भी उनके अंदर थे, जैसे पुश्तैनी पैसा धेला होना, रोब होना, क्या ऐसा कुछ भी था या नहीं था। और साथ में हम पढ़ेंगे बेटे कि लेखिका की माँ का व्यवहार कैसा था, क्या वो भारतीय माँ जैसी थी या नहीं थी। जैसे लेखिका बेटे 5 बहनें थी और इनका एक भाई था, यानी ये 6 भाई बहन थे। तो क्या इनकी माँ ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से की थी या नहीं की थी। तो आज हम चैप्टर में बेटे इन सभी को रीड करेंगे। आगे समझिए बेटे चैप्टर को। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। तो जो प्यारेलाल शर्मा थे बेटे, इन्होंने लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे होनहार लड़के और जो पढ़ा लिखा भी था उससे करवाए बेटे, जिसको जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में, यानी इनकी नानी की इच्छा थी ना कि मेरी बेटी का वर्ग कैसा हो, स्वतंत्रता सेनानी, तो वह स्वतंत्रता सेनानी ही था और उसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में भी बैठने से रोक दिया गया था, और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा, पुश्तैनी होता बेटे जो पिताजी द्वारा लड़के को प्राप्त होता है, ऐसा पैसा धेला एक भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। माँ बेचारी अपनी माँ यानी कि लेखिका की नानी, और गांधी जी के सिद्धांतों में, यानी कि बेटे जब भारत देश आजाद नहीं था तो लगभग पूरा भारत गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलता था, और उनके सिद्धांत क्या थे, सादा जीवन उच्च विचार। तो ऐसा सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। और हाल कैसा था उनका कि इनकी माँ की जो कमर थी बेटे वो चनका भी खा जाती थी। क्यों कमर इसके लिए चनका खा जाती थी क्योंकि वो काफी पतली थी बेटे। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वो पूरी रात जागती लेखिका की माँ और उसको खादी की साड़ी को पहनने का अभ्यास करती बेटे, ताकि अच्छे से पहनी जाए और अगले दिन मतलब दिन में उसको शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छिंके पर टांग दी। वे कुछ ऐसी है यानी कि लेखिका की माँ कैसी है बेटे कि उनको देखकर उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी जी ने क्या कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछ दी और छिंके पर सूखने के लिए टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उसे छिंके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी, यानी बहुत ज्यादा पतली थी
लेखिका की माँ, और इस वजह से उनको बहुत सारी बातें सुनने पड़ती थी। क्यों नहीं की, यानी कि छिंके पर से उतारने की पेशकश क्यों कोशिश क्यों नहीं की थी, उसके 2 रीजन थे, 2 वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो रीजन क्या था बेटे, मतलब देखो काफी पतली थी इनकी माँ, लेखिका की माँ, लेकिन कोई भी मतलब उनकी इंसल्ट नहीं करता था क्योंकि रोब था। रीजन क्या थे वो अभी हम पढ़ेंगे। पहला रीजन क्या बेटे, हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी, यानी कि लेखिका की माँ के ससुराल वाले, यानी कि इनके दादा दादी जो परिवार में अन्य व्यक्ति थे, वे साहबों से खासे अभिभूत थे। साहबों से खासे अभिभूत का अर्थ बेटे अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे और इनके नाना पक्के साहब माने ही जाते थे, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे, बस वे जाति से हिंदुस्तानी थे। कौन, लेखिका के नाना जी, लेकिन चेहरे मोहरे से, रंग ढंग से और पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे, वो अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। और मजे की बात लेखिका ने क्या बताया कि जो मतलब आजादी के सिपाही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वही अंग्रेजों के काफी बड़े प्रशंसक भी होते थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, इन्होंने कहा चाहे वो नेहरू जी हो या गांधी जी हो या फिर लेखिका की माँ के परिवार वाले, यानी कि लेखिका के पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। लड़का कौन था, लेखिका के पिताजी ना, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेब में बिल्कुल पैसा धेला नहीं था, शोहरत सिर कर रहा था, यानी कि कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, दबदबा किसका था, उनके साहबी ससुर का ही, यानी कि लेखिका के नाना जी का ही। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी। एक आन बान और शान वाले थे, कौन थे ये, लेखिका के नाना जी। ऐसे साहिब ने उनके सिरफरे लड़के को, सिरफिरा क्यों था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कमाता नहीं था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उनकी अपनी नाजुक जान लड़की, यानी कि बिल्कुल दुबली पतली शरीर से ऐसी लड़की सौंप दी, यानी कि उसकी शादी कर दी। क्या इससे कोई रोमांचक परिकथा होगी, परिकथा होता दुख भरी कथा। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी में वे रोमांचक उपकथाएं थी। देखो नानी जी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश क्या थी बेटे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह है स्वतंत्रता सेनानी से हो, और नाना की रजामंदी, और नाना जी ने हामी भर दी उनकी इस इच्छा पर। वे रोमांचक उपकथाएं थी, मतलब उपकथाएं होते हैं बेटे कथा का पार्ट कथा के कई सारे पार्ट हो जाते हैं। जैसे बेटे टीवी में सीरियल देखते हैं तो क्या कोई एक ही एपिसोड में थोड़ा ना खत्म हो जाता है, वो काफी सारे एपिसोड आते हैं ना, तो वो ऐसे ही कहानियों के अनेक जो पार्ट होते हैं वो उपकथाएं होती हैं, जो कहानी के तिलिस्म को और ज्यादा गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी के तिलिस्म को, यानी कि जो लेखिका की माँ के जीवन में दुख थे उनको और ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी वजह क्या थी, दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत यानी कि पर्सनैलिटी होना बेटे, पहचान होना उनकी। क्या थी उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। देखो ध्यान से, खूबसूरत थी बहुत ज्यादा लेखिका की माँ, नजाकत यानी बिल्कुल पतली थी, गैर दुनियादारी यानी कि दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल दुनिया से दूर रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं होता था। उसके साथ क्या थी, ईमानदार थी, निष्पक्षता और बिल्कुल निष्पक्ष स्वभाव की थी, मतलब परिवार में जो गलत होता उसको गलत ठहराना, जो सही होता उसको सही ठहराना। ये सब खास बातें उनके अंदर ऐसे घुली हुई मिली थी बेटे, जैसे जो परी जात, जो परियां होती हैं ना, जो निष्पक्ष होती हैं, बड़ी सुंदर होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती हैं, जो उनको ऐसा दिखाती थी जैसे मान लो ये परी जैसी ही हैं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली थी, तो घर में कोई भी ठोस काम होता तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनसे यह काम करवा सके। हाँ,
हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी। घर में कोई ठोस काम होता, बड़ा काम होता, हवाई काम मतलब बड़ा काम कोई होता जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठकर बैठे डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई काम होता ना, तो उसमें लेखिका की माँ की ज़बानी राय कि हम ये काम कर रहे हैं, आप अपनी राय रखो, ऐसा जरूर होता था। और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और इनकी माँ जो भी राय रखती थी उसको हर कोई मानता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो लेखिका कहती है कि मैंने कई बार अपनी दादी को ये जुमला कहते हुए, हम मुहावरा कह सकते हैं उसको, ये सुना था कि हम हाथी पे हल नहीं जुतवाते, क्योंकि हाथी तो कभी हल नहीं चला सकता ना, हम पे बैल है, हमारे पास तो बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। बचपन में ही यानी कि जब लेखिका छोटी थी, जब इन्होंने ये जुमला सुना ना, मुहावरा सुना, लेखिका को तभी इसका अर्थ समझ आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। जब लेखिका ने देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश होता है बच्चों का अच्छे से रख रखाव करना, प्यार के साथ उनका पालन पोषण करना, उस मामले में लेखिका की माँ के सिवाय, यानी कि लेखिका की माँ नहीं करती थी बच्चों की ममतालू परवरिश, उसके सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। सिर्फ ये नहीं कि परिवार में जो औरतें थी, जो लेखिका की दादी थी, उनकी देवरानी जेठानियां थी, बल्कि मर्द जात यानी कि इनकी पिताजी भी। इस जुमले का अर्थ समझ आया बेटे? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटे कि जो लेखिका की माँ थी, उनकी मतलब शख्सियत ऐसी थी कि वो कोई काम नहीं करती थी, फिर भी हर कोई उनका कहना मानता था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लेखिका की माँ है हाथी के समान, हाथी कभी भी हल नहीं जोतता, क्योंकि उनके पास तो बैल है, बैल से हल जुतवाते हैं वो। ऐसे ही परिवार में वैसे तो इनकी माँ को भी मतलब परवरिश करनी चाहिए थी ना बच्चों की, लेकिन वो नहीं करती थी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि परिवार में जो अन्ना उड़ती थी वो बच्चों की अच्छे से परवरिश किया करती थी। आगे देखिए चैप्टर। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। लेकिन कोई भी ठोस काम वो नहीं कर पाती थी, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। भारत देश आज़ाद नहीं था ना, तो भारत का हर एक निवासी ये चाहता था कि हम आज़ाद हों। वह भरपूर था, आज़ादी का जुनून पूरा भरा था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही थी। अपने तरीके से उस आज़ादी के जुनून को वो निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो, उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। अब मान लीजिए हम बेटे आज़ादी से एक परिवार में रहना चाहते, तो हम यही तो चाहते हैं ना, हम पर कोई किसी भी तरह का दबाव ना हो, पाबंदी ना हो। जिस चीज से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो आज़ादी का जुनून है तो दूसरे के तरीके से क्यों जिए? अपने तरीके से हमें जीना चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से समझना। लेखिका कहती है कि हमने कभी भी अपनी माँ को, जो भारतीय माँ होती है, भारतीय माँ कैसी होती है? अपने बच्चों से लाड प्यार करती है, अच्छे से खाना बनाती है, ठीक है, अच्छी सी शिक्षा देती है, मोटिवेट करती है बच्चों को अच्छा काम करने के लिए। लेकिन लेखिका ने क्या कहा कि हमने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख दी। लेखिका की माँ ने कभी भी अपने बच्चों से लाड प्यार नहीं किया, कभी भी उनके लिए खाना नहीं पकाया, और न ही जैसे लड़कियां होती बेटी उनको उनकी माँ अच्छी पत्नी, अच्छी बहू होने की सीख देती है, शिक्षा देती है, और न ही लेखिका की माँ ने कभी ऐसा किया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वो बीमार सी रहती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। वो बीमार रहती थी तो घर के जो नियम मतलब काम वगैरह होते थे, खाना वगैरह पकाना होता तो वो शायद नहीं कर पाती थी। पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, उनको रुचि नहीं थी। किसमें? बच्चों को लाड प्यार करने में, खाना पकाने में, अच्छी सीख देने में। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। या तो वो ज्यादातर किताबें पढ़ती रहती थी, साहित्य वगैरह पढ़ती रहती थी, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में कि कोई राइटर कैसे लिखता है, कैसे लिखना चाहिए था, इस तरह से, या फिर वो संगीत सुनने में। और ये सब वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती, किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती या फिर संगीत सुनती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे।
परंपरागत जो दादा दादी मतलब परंपरा के अनुसार जो परिवार के जो भी सदस्य थे वो क्या करते थे, ना के बराबर काउंट करते थे कि ये तो परिवार में है ही नहीं, इस तरह से न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा ही रखते थे, और परिवार में नहीं कोई ये चाहते थे कि ये आम औरतों की तरह रहेगी। क्योंकि बेटे आपने देखा ये एक्टिविटी अगर कोई औरत करती है तो कोई भी नहीं मान सकता कि वो अच्छे से अच्छी औरत की तरह मतलब अच्छी माँ पत्नी बहू की तरह रह लेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? फिर भी देखो कोई काम नहीं करती थी, बच्चों से लाड प्यार नहीं करती थी, खाना नहीं पकाती थी, पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी, गाने सुनती रहती थी। फिर भी परिवार के सब सदस्यों की उनमें इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला रीजन देखो, वैसे मान लिया लेखिका ने कि वो साहबी खानदान से थी। साहबी खानदान मतलब लेखिका के नाना जी थे ना बेटे साहब, विलायत से पढ़कर आए थे, अंग्रेजों की तरह रहते थे, तो एक तो वो रोब था, यानी कि उनके मायके का रोब था। दूसरा रीजन, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी उन्होंने किसी भी सिचुएशन में मतलब झूठ नहीं बोला। दूसरा नेक्स्ट मतलब थर्ड रीजन क्या रहेगा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। देखो औरतों की हैबिट होती है ना, एक की बात को दूसरे के सामने बता देती हैं, फिर उसको भी कह देती है कि मत बताना, फिर वो तीसरे को चौथे को बताती रहती हैं। लेकिन इनकी माँ में क्या गुण था बेटे कि वे किसी भी गोपनीय गुप्त बात को, सीक्रेट बात को कभी दूसरे को नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी परिवार में। मतलब देखो कई बार होता परिवार में कोई मेंबर हो जो कभी झूठ ना बोलता हो ना, तो परिवार का हर एक सदस्य काफी रिस्पेक्ट करता हो उसकी। तो ऐसे ही लेखिका की माँ के साथ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और एक ही गोपनीय बात को जब वो कभी दूसरे को बताती ही नहीं थी तो इसके कारण क्या मिला था उसको, बाहर वालों की दोस्ती, यानी कि बाहर से कोई भी औरत आती और इसको अपनी गोपनीय बात बता देती। कई बार होता बेटे ऐसा। दोस्त वो हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखिका कहती वो हमारी भी अच्छी दोस्त थी, और जो माँ की भूमिका होती है, माँ का जो रोल होता है बच्चे के जीवन में, उसके लेखिका के पिताजी बहुत अच्छे से निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। घर में मान लीजिए किसी की चिट्ठी आ जाती थी तो घर में कोई भी ये नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी आई और उसमें लिखा क्या है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। भले ही एक बहन है दूसरी बहन को चिट्ठी लिखी हुई हो, और फिर भी कोई नहीं पूछता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं, और वे लड़कियां आपस में ये जानने के लिए बेहाल हो कि उनकी माँ जो बीमार थी वो ठीक हुई या नहीं। वो चिट्ठी किसको मिल जाती मान लीजिए, उनकी माँ को, फिर भी कोई नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी हो, किसके नाम आई है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। छोटा सा घर था, 6 बच्चे थे, यानी बेटे जो लेखिका हैं ये 5 बहनें थी, 1 भाई। सास ससुर थे, इनके मम्मी पापा थे। इनके रहते ये सब होते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व मतलब बिल्कुल छूट थी, सभी को, किसी पर कोई दबाव नहीं होता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए थे। मतलब निजत्व बनाए रखने की छूट थी, फ्री थे, सब अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते थे, और इसी के कारण 3 बहनें और इनका छोटा भाई लेखक बने थे। तो बेटे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।